नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आपको पता है, पिछली कक्षा के अंदर हमने समांतर माध्य में व्यक्तिगत श्रेणी को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम उसी समांतर माध्य को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम समांतर माध्य की व्यक्तिगत नहीं, आज हम खंडित श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा कि एलडीसी भर्ती परीक्षा हो चाहे सीटी 10+2 हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन होने वाला है। तो सभी साथी जरूर से जरूर पढ़े। और आप मुझे बताएं कि ये जो सेशन है ना, ये हमारे यहाँ से निकल गया है, आपके वहां तक पहुंचा है, कौन सी तारीख को पहुंचा है, आप कहां से सेशन देख रहे हो, ये मुझे कमेंट से जरूर बताना। और मेरे भाइयों, आज के सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप थ्योरी पूरी यहां से कवर कर सकते हो और आप प्रैक्टिस के लिए यहां से पूरा कवर कर सकते हो। प्रैक्टिस की बहुत प्यारी सी पुस्तक है आप लोगों के लिए, मैथमेटिक्स की और मैथ्स की पुस्तक मात्र 199 रुपए में आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और दूसरी चीज आपको ये सोचनी है कि केवल यही नहीं, पूरे कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वो होंगे मात्र और मात्र 799 रुपए में लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। साथ ही साथ में आप मॉडल पेपर, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के मॉडल पेपर मिलेंगे। जो हम ऑफलाइन के अंदर मैथ्स पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा लाइव आपको मिलेगा मात्र 499 रुपए में। तो मेरे भाइयों, ये आप लोगों के लिए है। और अब आज के सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूं। बड़ा प्यारा सा हमारा सेशन होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाइयों समांतर माध्य, ठीक है। और समांतर माध्य के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर माध्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी बोले तो डिस्क्रीट सीरीज है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी का नाम आते ही हमें याद आता है डिस्क्रीट सीरीज का। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, पहली चीज तो ये है इसके बारे में कि यहाँ से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं ना बच्चों, प्राप्त आंकड़े, जो प्राप्त आंकड़े होते हैं ना, ये प्राप्त आंकड़े जो होते हैं, प्राप्त आंकड़े पूर्णतया आदर्श होते हैं। प्राप्त आंकड़े पूर्णतया आदर्श होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि देखो, एक चीज और सुनो, ये तो समांतर माध्य खंडित श्रेणी है। अगर मैं व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूं ना यहाँ पर, तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी, व्यक्तिगत श्रेणी है, इसके अंदर भी याद रखना है जो हमारे प्राप्त आंकड़े होते हैं, जो हमारे प्राप्त आंकड़े होते हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी क्या होते हैं? तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर भी मेरे भाइयों पूर्णतया आदर्श होते हैं। ये चाहे श्रेणी व्यक्तिगत हो चाहे श्रेणी खंडित हो, प्राप्त आंकड़े पूर्णतया आदर्श ही होते हैं। हालांकि इतना जरूर है, अगली जो श्रेणी आएगी वो सतत श्रेणी आएगी, उसमें पूर्णतया आदर्श नहीं होंगे। दूसरी चीज याद रखना, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो बारंबारता प्राप्त होगी, है ना। यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगी? बारंबारता। बारंबारता हम लोगों को प्राप्त होगी। और बारंबारता बोले तो बच्चों हम लोग इसको एफ बोलते हैं। और याद रखना, यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं होगा, वर्ग अंतराल नहीं होगा। ये लो, वर्ग अंतराल नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा? बारंबारता प्राप्त होगी। तो याद रखना। अच्छा, इधर क्या होता, इधर क्या हुआ था? इधर हमें न तो बारंबारता प्राप्त हुई थी, है ना, न तो हमको बारंबारता प्राप्त हुई थी, न ही हमको वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ था। न तो बारंबारता प्राप्त हुई थी और न ही हमको वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ। इधर तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, पर इधर जरूर हुआ था। इधर हमें क्या प्राप्त होने वाली है? बारंबारता प्राप्त होने वाली है। तो ये आप लोगों को समझना है कि सर इसका क्वेश्चन करेंगे कैसे। बड़े प्यारे क्वेश्चन है यार, आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारा होने वाला है। एक टेबल बनाता हूं, इधर मैंने लिखा अंक, एक साइड में लिखूंगा अंक और एक साइड में लिखूंगा विद्यार्थियों की संख्या। एक साइड अंक आएगा और एक साइड आएगा मेरे भाइयों विद्यार्थियों की संख्या। ये लो, चलो
अब देखो, मान लो एक एक नंबर वाले विद्यार्थी हैं, दो दो वाले विद्यार्थी हैं, तीन तीन वाले हैं, चार चार वाले हैं, पांच पांच वाले हैं। अब याद रखना, हमारा जो समांतर माध्य है, चाहे माध्यिका है, चाहे बहुलक है, अब समय नहीं लगेगा। जितना समय लगना था ना उतना लग चुका है, अब समय नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा समय लगता है समांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। अब खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी में केवल एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन सतत श्रेणी में केवल एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और जब हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, माध्यिका में व्यक्तिगत, खंडित और सतत एक ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। एक एक नंबर वाले 4 विद्यार्थी हैं, दो दो नंबर वाले 6 विद्यार्थी हैं, तीन तीन नंबर वाले 10 विद्यार्थी हैं, चार चार नंबर वाले 13 विद्यार्थी हैं, पांच पांच नंबर वाले 7 विद्यार्थी हैं। ये लो, इतने विद्यार्थी हैं, याद रखना। और ये इतने विद्यार्थी जो है ना, वो एक परीक्षा के अंदर बैठे हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे कि जब इतने विद्यार्थी हमारी परीक्षा के अंदर बैठे हैं और हम लोगों को क्या करना है, इसका औसत निकालना है, यानी हम लोगों को इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। भाई एक बात और सुनिएगा कि हमें समांतर माध्य निकालना है। अब पहली चीज तो ये कि इसमें बारंबारता क्या है। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये हमारी बारंबारता है, ये हमारे f का मान है, ये हमारी बारंबारता यानी f का मान है। कैसे है f का मान, मेरी बात को समझना। जब मैं क्लास में बोलूंगा कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके एक नंबर आया, तो एक नंबर वाले 4 लोग खड़े होंगे, है ना। एक एक नंबर वाले कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, तो हमने कहा सर एक एक नंबर वाले 4 लोग हाथ खड़ा करेंगे। जब एक एक नंबर वाले 4 लोग हाथ खड़ा करेंगे तो एक नंबर 4 बार बोला जाएगा, एक की बारंबारता 4 हो जाएगी, एक को 4 बार बोला जाएगा, इसको बारंबारता बोलते हैं। हमने व्यक्तिगत श्रेणी में क्या किया था, व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे हमारे पास 5 लोग बैठे हैं, हमने पूछ लिया भाई तेरे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, हमने सबसे पूछ लिया। पर अब समस्या आ गई। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है ना, हमारे सामने जो लोग हैं ना, अब जैसे मान लो 10 लोग हैं, 13 लोग हैं, 7 लोग हैं, इन लोगों से कैसे पूछे तुम्हारे कितने कितने नंबर आए। तो जब लोग बढ़ गए तो हमने क्या कहा कि कोई बात नहीं यार, तुम इतने लोग बैठे हो, कितने लोग बैठे हो यहाँ देखो, 4 और 6 10 और 10 20, 20 और 20 40, है ना। तुम यहाँ 40 लोग बैठे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ 40 आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 40 लोगों को अलग अलग पूछना आसान है, या फिर केवल 5 लोगों को पूछना है कि एक एक वाले हाथ खड़े करो, दो दो वाले हाथ खड़े करो, तीन तीन वाले, चार चार वाले, पांच पांच वाले। तो मुझे लगता है कि 40 लोगों को अलग अलग पूछने से अच्छा है कि ये पूछ लो एक वाले कौन है, दो वाले कौन है, तीन वाले कौन है, चार वाले कौन है, पांच वाले कौन है, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक वैसे ही है। अब अपन को क्या करना है, यहां से बच्चों, ये अंकों की संख्या हमेशा x से काउंट होती है ना, ये x होता है। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं ना, तो एक नई टेबल आ जाती है। जब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं तो एक नई टेबल आ जाती है, जिसको बोलते हैं बच्चों fx। जो नई टेबल आती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, fx बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ, एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं, तो केवल एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं, तो केवल 4 ही नंबर बनेंगे ना। एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं तो केवल 4 ही नंबर बनेंगे। दूसरा, दो दो नंबर वाले 6 लोग हैं, 6 गुना 2 12 बनेंगे। तीसरा, तीन तीन नंबर वाले 10 लोग हैं, 10 गुना 3 30 नंबर बनेंगे। चार चार नंबर वाले 13 लोग हैं, 13 का डबल 26 का डबल 52 बनेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों 52। और पांच पांच नंबर वाले 7 लोग हैं, तो 7 गुना 5 35 बनेंगे। इतने नंबर बनेंगे। आपको ये तो ध्यान रखना है। एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं, दो दो वाले 6 हैं, तीन तीन वाले 10 हैं, चार चार वाले 13 हैं, पांच पांच वाले 7 हैं। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है। राशियों का योग कहां से लाओगे, तो हमने सीधा तरीका बताया। एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं तो 4 नंबर बनेंगे। दो दो नंबर वाले 6 लोग हैं तो 6 गुना 2 12 बनेंगे। तीन तीन वाले 10 हैं, 3 गुना 10 30 बनेंगे। चार चार वाले 13 हैं, 13 गुना 4 52 बनेंगे। 5 गुना 7 35 बनेंगे। यहां पर हो जाएगा राशियों का योग, है ना। तो देखो बच्चों, हमारे सांख्यिकी के अंदर इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा के बाद में एफ और एक्स बोलते हैं। ठीक है ना। चलो इसको जोड़ो। हमने जोड़ा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हो गया बच्चों, हाथ से लग गई 1। और यहां हो गया 3, 3 और 5 8, 9 10 11 12 13। ये हो गया बच्चों 133। ठीक है, याद रखो इधर कितना है 40। तो हमारा जो समांतर माध्य होता है ना, वो एक्स बार होता है। समांतर माध्य किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स बार को बोलते हैं।
एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में एन होता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान 133 है बच्चों, और अपॉन में एन की बात करें तो एन का मान है यहाँ पर 40। ये लो, ठीक है। 133 के अंदर जब हम लोग 40 का भाग देंगे तो 40 का भाग 3 बार चला जाएगा। 120 ऊपर बच गए 13 और नीचे बच गया 40। ये लो हमारा समांतर माध्य आ गया। यही हमारा फाइनल उत्तर है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये तो आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज करना चाहिए, जब हमसे कोई प्रश्न पूछेगा, प्रश्न को चेंज करेगा, है ना, तो चेंज करना चाहेगा तो केवल और केवल इसके अंदर क्या चेंज कर सकता है। आप भी जरा सोच के देखोगे कि इसके अंदर अगर चेंज करने का सोचेगा ना, तो इंसान इसके अंदर चेंज करेगा तो देखो बच्चों, यहां पर एक्स दे देगा, कहीं ना कहीं एक जगह एक्स दे देगा, ठीक है ना। तो देखो एक काम करता हूं, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन इधर लिखता हूं, है ना, दी गई टेबल, है ना। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि दी गई टेबल, दी गई टेबल का समांतर माध्य 3/13/40 है। 3/13/40 है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। अब एक चीज सोचो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने उल्टा लिख दिया है ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है। जो पहले हमारा प्रश्न हुआ करता था, उस प्रश्न की जगह हमने कहीं ना कहीं x मान लिया है, और प्रश्न का उत्तर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ ही है ना। ये देखना किस हिसाब से हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, इसने क्या बोला कि दी गई टेबल का समांतर माध्य 3/13/40 है, तो x का मान निकालो। हम निकालेंगे, इधर सुनो आप। सबसे पहले देखो हमारी टेबल कौन है, इधर x आएगा और इधर f आएगा। x का जो मान आएगा वो ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5। इधर देखो 4 6 10 13 7, 4 6 10 13 7। ये लो बच्चों, ये अपन को ध्यान रखना है, ये हमारे सामने कंडीशन है। और इस कंडीशन को अगर मैं कहूं आपसे कि ये हमारी वो टेबल है जिसका हम लोगों को समांतर माध्य निकालना है, और हमसे ये कहा गया कि बताइए इस टेबल का समांतर माध्य आप कैसे निकालोगे। हम लोग इस टेबल का समांतर माध्य निकालेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस टेबल का समांतर माध्य निकालना है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे ये पूछा कि बताओ x का मान क्या होगा, ठीक है ना। इन्होंने हमसे ये पूछा कि बताओ कि x का मान क्या होगा। तो गाइज हम लोग यहाँ से x का मान आप ध्यान से समझो। हमारा पहला काम होता है यहाँ पर, हमारा पहला काम होता है यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालना। हमारा पहला काम होता है यहाँ पर किसका मान निकालना, एफ एक्स का मान निकालना, जैसा हम लोगों ने पहले किया था, है ना। हम लोग यहाँ एफ एक्स का मान निकालेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग x का मान निकालते तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। एक एक नंबर वाले 4 लोग हैं तो 4 नंबर हो गए, दो दो नंबर वाले 6 लोग हैं तो 12 नंबर हो गए, तीन तीन नंबर वाले x लोग हैं तो 3x हो गए, चार चार नंबर वाले 13 लोग हैं तो 52 हो गए, और पांच पांच वाले 7 लोग हैं तो 35 हो गए। बस इतना ही तो हुआ। अब आप सोच के देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहां कहा गया कि x की वैल्यू निकालो, और हमको ये भी तो बताया गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अरे x की वैल्यू तो निकाल लेंगे, पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये भी आपको सोच करके देखना है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग n का मान निकालते हैं। हमारा तरीका वही होगा जो तरीका हमारा यहाँ पर हुआ था ना, सेम तरीका होगा। ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ऐसे लिखना होगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। हम सीधा आ गए यहाँ पर, है ना, n का मान। बच्चों 4 और 6 10 हो गए, 13 और 7 20 हो गए, है ना, 20 और 10 30 हो गए। ये हो गया बच्चों n का मान 30 प्लस x हो गया। n का मान क्या हो गया बच्चों, n का मान हो गया 30 प्लस x। क्लियर है, ये लो, चलो ठीक है। इधर और देखो, इधर क्या होने वाला है, इधर
5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 103 है ना। देखो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। यहां देखो, इसको जोड़ते हैं हम लोग, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 103 प्लस 3x, 103 और प्लस में कौन हो गया, 3x हो गया। आपकी देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है पिछले क्वेश्चन की तुलना में। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल और केवल एक कैलकुलेशन का छोटा सा पार्ट बढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इतना सा ध्यान रखो। चलो जी, अब एक काम और करते हैं, यहां से हम लोग हल करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। हम लोगों ने यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल लिया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 103 प्लस 3x बट्टा, इधर है बच्चों 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स बराबर, इनका जो समांतर माध्य है वो 13, 3 सही 13 बट्टा 40 है। 3 सही 13 बट्टा 40 को बोलते हैं 40 गुना 3 120, 133 बट्टा 40, 133 बट्टा 40 बोलते हैं बच्चों। 133 और बट्टा में 40 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, 0 का तो 0 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। ये लो 133 को 30 से गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। और प्लस में 133 को x से गुणा किया तो 133x हो गया, और बराबर में एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले जाके रख देता हूं जी। ये लो, अपना तो काम हो ही गया ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना, तो 0 का तो 0 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 3 12, 12 का 2 हाथ से लग गई 1, 10 गुना 4 40 और 1 41 हो गया, ये हो गया। और प्लस में 40 को 3 से गुणा किया 120x हो गया। ये लो चलो, अब एक काम करो, x वाले एक साइड कर दो, बिना x वाले एक साइड कर दो। अब 120 को मैं इधर लाऊंगा तो 13x बचेगा, 120 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा, 13x बचेगा। कैसे बचेगा बच्चों, याद रखना, 120 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 13x बचेगा। 3990 को 4120 में से घटाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो 130 बचेगा। अब देखो x का मान क्या हो जाएगा, 130 और बट्टा में 13 यानी कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ 10 आ जाएगा, और x का मान हमारा 10 आ गया। तुमने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ से 10 को ही गायब किया था, और यहाँ 10 को गायब करने से हमारे x का मान जो है ना वो 10 आ चुका है। बोलो क्लियर है क्या। ये हमारा जो अपनी श्रेणी थी, खंडित श्रेणी, जिसके अंदर हमको बारंबारता मिलती है पर वर्ग अंतराल नहीं मिलता, उसके अंदर ऐसा ही प्रश्न बनता है। दो ही प्रश्न बनते हैं, एक वो जिसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है, एक वो जिसमें क्वेश्चन के साथ में उत्तर दिया होता है, एक्स का मान मानना पड़ता है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में होते हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग जो सीधा चलेंगे ना, वो हम चलेंगे मेरे भाइयों कौन से के अंदर, अब हम लोग चलेंगे, हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, और वो आएगा कौन सा, सतत श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज होगी, सतत श्रेणी होगी, कंटिन्यूअस सीरीज होगी। आपको सतत श्रेणी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की भाई साहब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। पहली चीज आपको याद रखनी है कि इस श्रृंखला के अंदर आप लोगों को वर्ग अंतराल मिलेगा। इस श्रृंखला के अंदर आपको क्या मिलेगा, वर्ग अंतराल मिलेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, वर्ग अंतराल, ये पहला काम हो गया, ठीक है। एक चीज तो ये मिलेगी। पिछले जो अपना क्वेश्चन था ना, जिसके अंदर हम लोगों ने खंडित श्रेणी पढ़ा था, उसके अंदर वर्ग अंतराल नहीं। पहली चीज तो ये मिलेगी, वर्ग अंतराल। और दूसरी चीज अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ना, इसके अंदर हम लोगों को मिलेगी बारंबार। हम लोगों को क्या मिलेगी बच्चों, बारंबारता मिलेगी। और यहां याद रखना, यहाँ जो प्राप्त आंकड़े जो होंगे ना, यहाँ देखो, यहाँ जो प्राप्त आंकड़े जो होते हैं,
यहाँ के प्राप्त आंकड़े आदर्श आंकड़े नहीं होंगे, आदर्श नहीं होंगे। और तुमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जब समांतर माध्य पढ़ना शुरू किया था ना, तो समांतर माध्य जब पढ़ना शुरू किया तो हमने एक बात बोली थी कि देखो कि समांतर माध्य से प्राप्त आंकड़े आदर्श तो होते हैं, पूर्ण आदर्श नहीं होते। क्या बोला था कि समांतर माध्य से प्राप्त आंकड़े आदर्श तो होते हैं, मानते हैं कि वो आदर्श होते हैं, लेकिन वो पूर्णतः आदर्श नहीं होते। और पूर्णतः आदर्श न होने के पीछे ये जो सतत श्रेणी है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप जरा देखेंगे, मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी व्यक्तिगत श्रेणी की, है ना। हमने किसकी बात करी थी बच्चों? हमने बात करी थी व्यक्तिगत श्रेणी की। तो हमारी जो व्यक्तिगत श्रेणी है ना, वहां से प्राप्त आंकड़े पूर्णतया आदर्श आए थे। क्या आए थे हमारे? पूर्णतया आदर्श आए थे। और पूर्णतया आदर्श किसके अंदर आए थे? तो पूर्णतया आदर्श आए थे हमारे व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने खंडित श्रृंखला की बात की थी। खंडित श्रेणी हो या खंडित श्रृंखला हो, तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो आंकड़े यहाँ पर भी होंगे ना, वो पूर्णतया आदर्श होंगे, है ना। पूर्णतया क्या होंगे? आदर्श होंगे। लेकिन अब जो हमारी सतत श्रेणी आई है, ये जो सतत श्रेणी आई है ना, इस सतत श्रेणी में हम लोग क्या बात करेंगे? सतत श्रेणी जो होती है ना, इसकी बात याद रखो कि इसके जो आंकड़े होते हैं, इसके जो आंकड़े होते हैं ना बच्चों, ये पूर्णतया आदर्श नहीं होते, पूर्णतया आदर्श नहीं होंगे। ये लो, ये आंकड़े पूर्णतया आदर्श नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? दंडनादन है। इतनी सी छोटी सी बात आप याद रखेंगे, और इसी की वजह से हम लोग इन तीनों को मिक्सअप करते हैं। पूर्णतया आदर्श, पूर्णतया आदर्श, पूर्णतया आदर्श नहीं, है ना। इसी चीज को मिक्सअप करके हम लोग लास्ट में कहते हैं कि जो समांतर माध्य होता है ना, समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य जो होता है ना, इससे प्राप्त आंकड़े आदर्श तो होते हैं, आदर्श तो होते हैं, लेकिन पूर्णतया आदर्श नहीं होते। आदर्श तो होते हैं, लेकिन पूर्णतया आदर्श नहीं होंगे, पूर्णतया आदर्श नहीं होंगे। बस इतनी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आदर्श तो होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः आदर्श नहीं होते। और पूर्णतः आदर्श न होने के पीछे किसका रीजन है, क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। चलो ठीक है गाइज, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है, हम उसी का डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक साइड तो मैं लिखूंगा अंक, एक साइड में अंक लिखूंगा, और एक साइड में लिखने वाला हूं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और मेरे भाइयों, याद रखना, एक साइड अंक हो गए, एक साइड विद्यार्थियों की संख्या होगी। जो अंक होता है ना, उसको x बोलते हैं, विद्यार्थियों की संख्या होती है ना, उसको f बोलते हैं। और f बोले तो यहाँ पर हमारे बारंबारता आएगी। देखो, हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको f बोलेंगे। f ही तो हमारा बारंबारता होता है ना। इतना ही तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो जरा ध्यान से समझो कि यहाँ क्या होने वाला है। 0 नंबर से 10 नंबर वाले विद्यार्थी भी हमारे पास है, 10 नंबर से 20 नंबर वाले विद्यार्थी भी हमारे पास हैं, 20 नंबर से 30 नंबर वाले विद्यार्थी भी हमारे पास हैं, 30 नंबर से 40 नंबर वाले विद्यार्थी भी हमारे पास हैं, और 40 नंबर से 50 नंबर वाले विद्यार्थी भी हमारे पास हैं। इतने प्रकार के विद्यार्थी हमारे पास है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट।
हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वाले विद्यार्थी है। क्लियर है? अब मान लो यहाँ विद्यार्थी 4 हैं, यहाँ विद्यार्थी 2 हैं, यहाँ विद्यार्थी 6 हैं और यहाँ मान लो विद्यार्थी 8 हैं और यहाँ विद्यार्थी 10 हैं। ठीक है, ये इतने हमारे विद्यार्थी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज और चल रही होगी कि जो आदर्श नहीं होता है उसका रीजन तो बताओ भाई। आपने ये बता दिया कि चलो इसका आपको समांतर माध्य निकालना है और मान गए समांतर माध्य निकालना है, पर ये आदर्श नहीं होते उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बताओ। तो बच्चों उसके पीछे का एक लॉजिक होता है। हमने बच्चों से ये पूछा, देखो हमारे पास क्या है कि विद्यार्थी भी ज्यादा थे, 8 2 10 और 10 20 और 30। हमारे पास विद्यार्थी तो 30 थे और हमारा जो टेस्ट हुआ था ना वो 50 नंबर का हुआ। विद्यार्थी हमारे 30 थे, टेस्ट हमारा 50 नंबर का हुआ। इन दोनों चीजों को हमने दिमाग में रखा। हमने कहा एक काम ऐसे करते हैं, ये पूछते हैं कि एक एक, देखो अगर ऐसे पूछेंगे एक एक नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, दो दो वाले कितने हैं, तीन तीन वाले कितने हैं, चार चार वाले कितने हैं, पांच पांच वाले कितने हैं, तो मामला तो तब भी नहीं बैठेगा, क्योंकि तब भी हम लोग 50 तक पूछेंगे। एक एक इंसान से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम्हारे कितने नंबर आए। अगर ऐसे एक एक भाई से पूछेंगे तो भी मामला नहीं बैठेगा। दो कंडीशन है, दोनों में नहीं बैठेगा। क्या क्या कंडीशन है फिर से सुनो। अगर मैं पूछूं कि एक वाले कौन, सॉरी एक वाले कौन है, दो दो वाले कौन है, तीन तीन वाले कौन है, चार चार वाले कौन है, तो 50 नंबर का टेस्ट है भाई। तो क्या 50 लोगों को अलग अलग पूछेंगे? दूसरा, अगर देखो ये जो अभी पूछा ना एक वाले कितने, दो दो वाले कौन है, तीन तीन वाले कौन है, उसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। एक व्यक्तिगत श्रेणी, हम सभी से पूछे कि भाई तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी। तो 30 लोगों से इंडिविजुअल पूछना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम एक नई श्रेणी ले आए जिसका नाम हो गया सतत श्रेणी। अब जो ये सतत श्रेणी आती है ना बच्चों, इस सतत श्रेणी के अंदर वर्ग अंतराल और बारंबारता आती है। इसको बोलते हैं बच्चों बारंबारता, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं है, हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हम ऐसा पूछ लेते हैं कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में है। 4 लोग, 10 से 20 वाले 2 लोग हैं, 20 से 30 वाले 6 लोग हैं, 30 से 40 वाले 8 है, 40 से 50 वाले 10 है। 5 बार के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो गया। 5 बार के अंदर हमें जितनी बातें पूछनी थी वो सब बातें हम लोगों ने पूछ। अब क्या होता है, अब जब आप इसका सॉल्यूशन करते हो ना, तो एक नई टेबल बनानी पड़ती है और नई टेबल का मान होता है बच्चों मध्य मान। क्या होता है? मध्य मान। और मध्य मान का मतलब होता है बच्चों मिड वैल्यू। मध्य मान जो होता है ना, उस मध्य मान का मतलब होता है मिड वैल्यू। यानी मिड वैल्यू बोले तो बच्चों बीच का मान होता है हमारे मध्य मान का मतलब। अब देखो यहां पर आता है जो मैंने कहा ना, पूर्णतया आदर्श नहीं होता। पूर्णतया आदर्श न होने वाला मामला यहां पर आता है। ये जो होता है ना, ये x/2 होता है। ठीक है, ये x/2 मान लो या फिर आप इसको x1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। चाहो तो x/2 मान लो भाई, x का मान वो है तो x/2 मान लो, या फिर आप इसको एक काम करो, इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, है ना। मानना ही है कि इसका कोई बड़ा रोल नहीं। 0 से 10 के बीच का होता है 5। हमने इन चारों विद्यार्थियों को 5-5 नंबर का मान लिया। देखो यही कारण, ये जो 4 विद्यार्थी थे ना, इन चारों विद्यार्थियों को हमने 5-5 नंबर वाले विद्यार्थी मान, कि भाई 4 विद्यार्थी हैं, 5-5 नंबर हैं। इन विद्यार्थियों को मैंने 10 और 20 के बीच में 15, इन विद्यार्थियों को मैंने 15-15 का मान लिया। 20 और 30 के बीच में होता है बच्चों 25, मैंने इनको 25-25 का मान लिया। 30 और 40 के बीच में होता है बच्चों 35, मैंने सबको 35-35 का मान लिया। 40 और 50 के बीच में होता है बच्चों 45, मैंने सबको 45-45 का मान लिया। तो ये जो हमारी वैल्यू बन गई ना, ये x की नई वैल्यू बन गई। और याद रखना, जिन 4 लोगों को मैंने 5-5 नंबर माने हैं, क्या पता भाई 4 लोगों के 5-5 नंबर हैं, 4 गुना 5 20 नंबर होता है। क्या पता किसी के 6, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 7 हो, तो नंबर तो गलत हो गए ना। हमने सबके 5-5 माने, पर क्या पता 9-9 भी तो हो सकते हैं भाई। 0 से लेके 10 तक का मामला है, 0 से लेके 10 तक वाले लोग है ना वो 4 हैं।
और क्या पता चारों के एक एक आया हुआ हो। तो ये केवल हमने माना है, ये केवल हम मान के चल रहे हैं, इसलिए यहां से आदर्श नहीं होता है। और यहां एक नई टेबल बनती है एफ एक्स वन। जैसे पिछले के अंदर एफ एक्स बना था ना, यहाँ एफ एक्स वन बनेगा। 4 लोग हैं 5-5 नंबर वाले, तो टोटल 20 हो गए। 2 लोग हैं 15-15 वाले, तो टोटल 30 हो गए। 6 लोग हैं 25-25 वाले, तो टोटल 150 हो गए। 8 लोग हैं 35 वाले, 35 का डबल 70, 140, 280 हो गए। 10 लोग हैं 45-45 वाले, 450 हो गए। बच्चों यहां पर आता है आपका वही वापस n, और बच्चों यहां पर आता है आपका सिग्मा एफ एक्स वन। वही आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या फॉर्मूला लगेगा, कोई अलग तो लगेगा नहीं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही करना है हमको, तो वही तरीका लगाना है। आप एक काम करेंगे, इधर देखो 8 और 2 10, 6 और 4 10, और ये हो गया 30। n का मान 30 है। इधर से जोड़ा 0 0, तो बच्चों 0 ही हो गया। 5 और 8 13, 13 और 5 18, 19 20 21 22 23, 23 का 3, हाथ से लग गई 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 के बाद 8 और 9, 930 हो गया। ये हो गया बच्चों 930। ये 930 हो गया। अब एक चीज सोचो, मैं एक बार फिर देख लेता हूं। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 850 और 80, 930 हो गया। वही हमारा तरीका। हमें तो समांतर माध्य निकालना है, एक्स बार निकालना है। और एक्स बार का हमारा तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ एक्स वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स नहीं है, यहाँ एफ एक्स वन है। राशियों का योग, मतलब हम सीधा सा बोलते हैं राशियों का योग, और बट्टा में होता है बच्चों राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग हो जाएगा बच्चों 930, और बट्टा में आएगा राशियों का संख्या। राशियों की संख्या आ जाएगी ओनली 30। और हम लोगों ने 0 से 0 काट दिया। 3 का भाग 9 में 3 बार गया और 1 बार गया। हमारा एवरेज जो आ गया वो 31। हमने एवरेज निकाला, हमारा एवरेज 31 आया। पर हम ये नहीं कह रहे कि हमारा एवरेज सही है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा एवरेज सही है। हमने यहाँ पर माना है, मान करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो यहां से हमारा आदर्श नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाइयों। ये आपका पूरा का पूरा समांतर माध्य था। समांतर माध्य में आपने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। समांतर माध्य में आपने सबसे पहले ये पढ़ा होगा कि ये एक गणितीय माप है। ये एक कौन सा माप है? गणितीय माप है। और गणितीय माप होने की वजह से ये गणित की गणनाओं के आधार पर चलता है। गणित की गणना के आधार पर चलता है ना। तो याद रखना भाई, गणित की गणना के आधार पर, जब ये गणित की गणना के आधार पर चलता है तो आपको एक चीज और सोचनी है। ये तो गणित की गणना के आधार पर चलेगा, समांतर माध्य और माध्यिका ये गणित की गणना के आधार पर नहीं चलेंगे। क्या? समांतर माध्य और माध्यिका ये गणित की गणना के आधार पर नहीं चलेंगे, वो केवल स्थिति के आधार पर चलेंगे। पहली चीज ये होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्राप्त आंकड़े जो होते हैं, प्राप्त आंकड़े जो होते हैं ना, वो आदर्श होते हैं। प्राप्त आंकड़े आदर्श होते हैं। पर आगे जो हम पढ़ेंगे ना माध्यिका और बहुलक, उसमें आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती है। और यहाँ पर एक चीज और सुनना है, इसका जो मान होता है ना, वो सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है। मान सभी आंकड़ों पर, इसका जो मान होगा ना, वो सभी आंकड़ों पर निर्भर करेगा। मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसको आप छोड़ दो, तो जैसे किसी डेटा को छोड़ोगे उत्तर बदल जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, आंकड़ों पर सभी पर निर्भर करता है। माध्यिका के अंदर क्या होगा कि जब मैं डेटा चेंज कर दूंगा तो भी माध्यिका चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो सभी आंकड़ों पर निर्भर ही नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बोला
7, 31, 90, 400 और 619। देखो, आप इनको या तो बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में लगाओ। हमने बढ़ते क्रम में लगाया, हमने देखा कि सबसे बीच में 90 है। हमने इनको बढ़ते क्रम में लगाया तो हमने देखा कि सबसे बीच में कौन है, 90 है। बच्चों, जब सबसे बीच में 90 है ना, इसकी माध्यिका 90 है। जब सबसे बीच में 90 है तो इसकी माध्यिका भी कितनी है, 90 है। पर एक चीज और सोचनी पड़ेगी आपको, बहुत प्यारी सी। मैं जो 619 है ना, इसको 6119 बना दूंगा ना, तो भी माध्यिका नहीं बदलेगी। तो मैं क्या कहूंगा कि माध्यिका का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर करता ही नहीं है। मैं इसको 61,900 बना दूंगा ना, तो भी यही आएगा, तो भी चेंज नहीं होगा। 61,900 है तो भी माध्यिका यही है। तो तब हम कहते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य होता है ना, इसका जो मान होता है ना, वो सभी आंकड़ों के ऊपर निर्भर करता है। एक चीज और याद रखना है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, चरम मूल्यों से, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। ये लो, चरम मूल्य का मतलब क्या हुआ, लिमिट वैल्यू हुई। एक लोअर लिमिट होती है, एक हाइयर लिमिट होती है। लोअर लिमिट और हाइयर लिमिट को सीधा सा सोचें कि जो तुम समांतर माध्य निकाल रहे हो ना, उस समांतर माध्य से एक बड़ी संख्या और उसी समांतर माध्य से एक छोटी संख्या शामिल करोगे तो हमारे यहाँ चेंज आ जाएगा। समांतर माध्य से बड़ी और समांतर माध्य से छोटी संख्या शामिल करोगे तो हमारा ये जो समांतर माध्य है वो बदल जाएगा। और याद रखना, यहाँ पर एक चीज अभी समझा देता हूं, जो माध्यिका होती है ना बच्चों, ये माध्यिका अप्रभावित होती है। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका अप्रभावित होती है। माध्यिका पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि बहुलक होता है ना बच्चों, याद रखना आप तो इस बात को, जो बहुलक होता है ना, उस पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। बहुलक पर क्या होता है, बहुलक पर आंशिक प्रभाव पड़ता है। बस इतना सा याद रखना है। माध्यिका तो बिल्कुल भी अप्रभावित होती है, माध्यिका पर तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो बहुलक होता है ना, उसके ऊपर आंशिक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी प्रभाव पड़ जाता है, कभी कभी प्रभाव नहीं पड़ता है, बस यही मामला होता है। क्लियर है ना? तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने कहा था कि गणितीय इसका गणितीय व बीजीय इसका गणितीय व बीजीय विवेचन संभव है, विवेचन संभव है। किसका है बीजीय और गणितीय विवेचन संभव? तो समांतर माध्य का है। लेकिन अगर मैं माध्यिका का बोलूं ना, यहाँ अगर मैं यहाँ पर माध्यिका का बोलता हूं, तो तुम्हें याद रखना है, जो माध्यिका होती है और जो बहुलक होता है, जो माध्यिका होती है और जो बहुलक होता है ना, इसका गणितीय विवेचन या बीजीय विवेचन संभव नहीं है। इसका गणितीय और बीजीय विवेचन संभव नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है। जबकि माध्यिका जबकि जो समांतर माध्य है उसका बीजीय विवेचन का मतलब क्या होता है, तुम प्रश्न से उत्तर निकालते हो, उत्तर से वापस प्रश्न आता है, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से वापस प्रश्न। ये केवल और केवल वही हो सकता है जहां पर गणित की गणना हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। और मेरे भाइयों, समांतर माध्य हमारा खत्म हुआ और अब हम जो हमारा अगला जो सेशन होगा ना, उसके अंदर हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। पर माध्यिका एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा। फिर बहुलक पढ़ेंगे, वो भी एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा। माध्यिका और बहुलक में टाइम नहीं लगेगा। फिर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का रिलेशन है, वो भी एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी बातें हम अगले सेशन में करेंगे। और याद रखना भाई, इस किताब को जरूर कवर कर लेना, बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक है, कंप्लीट प्रैक्टिस और थ्योरी के साथ है। और वैसे कंप्लीट नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए है और मैथ्स का कोर्स भी आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।